जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे परिवार एग्जाम डे पर स्वागत है। तो इसलिए जैसे आपको पता है जो हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, इसमें चल रहा था हमारा ये यूपी ट्रिपल पैट के लिए विशेष चल रहा था। तो कल आपको एक्ट करवाए थे, जितने भी एक्ट बने जो कि भारतीय संविधान की सीढ़ी बने। तो आज जो पढ़ेंगे हम संविधान सभा। तो संविधान सभा में जो सबसे प्रथम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है आपसे, क्या है, सर्वप्रथम मांग मई 1919 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा की मांग की थी। तो वो कौन सा दल था आपका, स्वराज दल था। और कब की थी इसने, 1934 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कहाँ की थी, तो कराची में 1934 ईस्वी में। किस दल ने की थी, तो स्वराज दल ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में इसके गठन का विचार, यानी कि जो इसका मतलब है संविधान सभा का जो विचार था सर्वप्रथम किसने दिया था 1934 में, तो मानवेंद्र नाथ राय ने। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनएम, जो एमएन राय लिख रखा है, इसका नाम है मानवेंद्र नाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार वर्ष 1935 में भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी, तो सन 1935 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो मतलब क्या था कि एक निर्वाचन संविधान सभा की निर्वाचन जो सदस्य चुने जाएंगे संविधान सभा उसके निर्वाचन सदस्य चुने जाएंगे, वो किस अधिनियम में कहा गया था, तो 1942 में एक मिशन आया था, कौन सा, क्रिप्स मिशन। क्लियर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन कब आया था आपका, तो ये कब आया था आपका, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, जिसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन किस सिफारिश पर किया गया था, यानी कौन सी समीक्षा आई थी, किसकी समीक्षा पर गठन किया गया था। तो आपको पता चला वो कौन सा था आपका, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को ये कहाँ आया था, दिल्ली आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व निर्वाचित की व्यवस्था। यानी कि इसका मतलब ये था, इस समय में कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर प्रति एक जो व्यक्ति है वो प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। यानी कि जिस शहर की या जिस गांव की संख्या कितनी होगी, 10 लाख जनसंख्या होगी, उस पर एक प्रतिनिधित्व चुनाव लड़ेगा। क्लियर है आपको। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम व्यक्ष मताधिकार, व्यक्ष का मतलब है जिसकी उम्र 18 वर्ष, जैसे कि अब 18 वर्ष का रखी है वोटिंग डालने की उम्र, तो इसी प्रकार व्यक्ष जो मताधिकार पर आधारित होगी, यानी कि केवल वोट वही डालेंगे जिसकी उम्र पूरी हो चुकी होगी, कोई नाबालिग बच्चे यह नहीं डाल सकते इसमें। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त माह 1946 में संपन्न हुए। तो ये चुनाव किसके लिए होते, संविधान सभा के लिए। कब हुए थे आपके, तो ये 1946 ईस्वी में हुए थे, जुलाई और अगस्त माह में। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, आपसे पूछा है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या यानी कि सीट कितनी थी, तो 389 थी। इसमें बता दूं कि सीट जो निर्धारित की गई थी, देखिए जो 296 सीट ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा थी, 23 सीटें थी ये देशी रियासतों से थी। इसका मतलब ये था ये 292 प्लस 4 सीटें हैं, 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा थी, यानी कि प्रांतों द्वारा थी 292, और 4 सीट जो थी इसमें थी कमिश्नरी क्षेत्र। तो कमिश्नरी क्षेत्र में आता आपका दिल्ली, मेरठ, कुर्ग और अजमेर। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, और 93 क्या थी आपकी देशी रियासतें थी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान से मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद, पहले देखो जब टोटल सदस्य थे, यानी कि मुस्लिम लीग भी मिली हुई थी और पूरी भारतीय कांग्रेस मिली हुई थी, तो तब सीट थी 389। लेकिन अब क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो भारतीय संविधान में कितनी सीटें बच गई, 299। इन 299 वो प्रांतों से थी, जो प्रांतों से थी पहले 292, तो अब कितनी बच गई, 229। देशी रियासतों से बच गई 70, क्योंकि पहले देशी रियासतों से होती थी 93 सीटें, तो अब बच गई उसमें 70 सीट। क्लियर है आपको। तो देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था।
तो ये क्या थी, कुछ भी ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने क्या हुआ, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत हुई है जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। राज्य की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, यानी कि जो राज्य की विधानसभा होती हैं उसमें क्या निर्वाचक मंडल के रूप में उनका निर्माण किया गया। निर्वाचक मंडल आपको पता है कि ये जो निर्वाचक मंडल है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है भारतीय संविधान के, तो आप कहोगे 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचक मंडल का जो निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन देखने को मिलता है। 9 दिसंबर, देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक मैं बता दूं आपको, तो वो कब हुई थी, आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, यानी कि हिस्सा लिया था। तो आपको देखो 2 क्वेश्चन मिल गए इसमें से। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और आपसे पूछा है कि इस सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो 9 दिसंबर 1946 को सभा द्वारा प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ठीक इसी के जस्ट 2 दिन बाद, ठीक जस्ट 2 दिन बाद डेट आपकी क्या हो जाएगी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या इसका स्थायी अध्यक्ष, पहले देखो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। द्वितीय बैठक हुई, इसमें क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBI अयंगर विधानसभा के मुख्य प्रारूपकार थे। तो प्रारूप कौन कहा थे, HN मुखर्जी। तो आपसे पूछा जाए कि जो मुख्य प्रारूपकार कौन थे आपके, तो वो कौन थे, HN मुखर्जी। क्लियर है आपको। अब इधर देखते हैं हम संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या हुई। तो संविधान जो प्रक्रिया थी, तो देखो संविधान सभा की प्रक्रिया क्या क्या थी कि निर्माण में जो भारतीय संविधान के निर्माण, आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान बनकर कितने दिनों में तैयार हुआ, तो कितना समय लगा उसे बनने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनाने में लगा। इसमें क्या हुआ, 9 दिसंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान एकीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, अब वो आत्मार्पित किया गया। सही है। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। अब आपसे पूछा गया कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें टोटल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। और आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था। तृतीय बैठक, आपने 2 बैठक पढ़ी, तृतीय बैठक आपकी मैं बता देता हूँ। और तो 11 दिसंबर को आपको द्वितीय बैठक हुई, तृतीय बैठक फिर 2 दिन जस्ट 2 दिन बाद में हुई, तो डेट आ जाती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हुआ, उद्देश्य का प्रस्तावना प्रस्तुत की भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के समक्ष। क्लियर है आपको। उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को जो भारतीय राष्ट्रीय प्रस्तावना थी संविधान की, उसको स्वीकृत किया गया। क्लियर है आपको। संविधान सभा की आलोचना यानी कि ग्रेनविले ऑगस्टिन ने क्या कहा है, तो क्या कहा है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। सही है। तो इन्होंने जो ग्रेनविले ऑगस्टिन ने एक कथन दिया है, वो क्या कहा है, जो भारतीय संविधान था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत। इसी के अनुसार देख लेते हैं कथन दूसरा क्या कहता है कि लॉर्ड जो विस्काउंट थे, यानी कि विस्काउंट ने क्या कहा है, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है यह हिंदुओं का निकाय है। जो भारतीय संविधान को कहा कि यह हिंदुओं का एक निकाय है। भाई चर्चित कहा जाए कि जो विंस्टन चर्चिल थे, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी हैं, विंस्टन चर्चिल ने कहा यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, कि जो भारतीय संविधान यह कुछ नहीं करता, केवल क्या करता है,
ये भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है आपको? निराजुद्दीन अहमद ने इसे अपवाहन समिति कहा है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा को अपवाहन समिति कहकर किसने पुकारा था? तो आपको क्या होना चाहिए? निराजुद्दीन अहमद ने। क्लियर है आपको? अब देखते हैं संविधान सभा में कुल महिलाएं की संख्या कितनी थी? 15। मैंने आपसे बताया है कि 15 महिलाओं ने भारतीय संविधान में भाग लिया है। तो पहली कौन? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। द्वितीय आपकी राजकुमारी अमृत कौर, जिन्हें की अंतरिम सरकार में जब सभा गठित हुई थी तो इन्हें कौन सा पद मिला था? आपको पता होना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिला था? अमृता कौर को मिला था। और पंडित रवि सेन क्या थी? राष्ट्रीय संघ की राजदूत, प्रथम जो संयुक्त संघ जो राजदूत होती है उसकी राजदूत बनी है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू से आपको 2022 वाला जो पैट हुआ था आपका, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका कि दांडी मार्च यात्रा के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किसने करा था? सरोजिनी नायडू ने उसका नेतृत्व करा था। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ जो 90% बच्चों ने उसका आंसर गलत करा था ये वाला, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जो दांडी मार्च यात्रा हो रही थी कि सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था उसमें, तो किसी को नहीं पता था। सही है। उसके बाद में चौथा आते हैं सुचेत्रा कृपलानी। यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम सीएम बनी है ये। सही है। पूर्णिमा बनर्जी, और पुणे में जितने भी बनर्जी वाले होंगे ये सब पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। नंबर 6 लेला राय। नंबर 7 है जी दुर्गाबाई। 8वां है आपका हंसा मेहता। उसका नंबर 9 पर आई थी कमला चौधरी। 10वीं थी रेणुका राय। 11वीं थी आपकी मालती चौधरी। और 10वीं थी दक्षयानी बेलायुधन। और 13वीं थी बेगम एजाज रसूल। और 14वीं थी एनी मास्करीनी। और 15वीं थी अम्बू स्वामीनाथन। सही है। तो ये 15 महिलाएं आपकी ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संविधान में भाग लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, आपसे पूछा है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो के.एन. मुंशी को जो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति एस भट्टाचार्य। जो आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो कौन बने थे? एस भट्टाचार्य आपके क्या बने थे? सुप्रीम कोर्ट के। और तदर्थ समिति ये होती है यदि कोई भी समिति पे यदि तुम विचार करोगे तो उससे विचार करने के लिए एक दूसरी समिति बनाई जाती है जिसे बोलते हैं तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति, झंडा समिति आ जाए या झंडा समिति, तो आपको उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन मिलता है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आपको पूछा जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो बहुत सी किताबों में आपको देखने को मिलेगा जेबी कृपलानी को भी झंडा समिति का अध्यक्ष कहा गया है, जो कि यूपीएससी ने उसे स्वीकार किया है, जबकि एसएससी जो मानती है, एसएससी ने माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति के अध्यक्ष, और यूपी पीसीएस ने किसे माना है? जेबी कृपलानी को इसका सही उत्तर माना है कि जो झंडा समिति थी वो जेबी कृपलानी के अध्यक्ष थे उस टाइम, और माना जाए एसएससी ने माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपसे पूछा जाए प्रक्रिया जो नियम समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट यही अभी हमने बताया था यदि यहाँ पर आ जाए कार्य संचालन समिति तो तब कौन होंगे? के.एन. मुंशी। तो यहाँ पर देखो के.एन. मुंशी ये कार्य संचालन है और यहाँ पर खाली संचालन है। तो ये आप बात को ये ध्यान में रखना होता है ऐसे शब्दों को कि इसमें क्या हेरफेर है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके हमेशा। भारतीय संविधान की जो समितियां थी एवं उनके अध्यक्ष चल रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से थे? तदर्थ और तदर्थ झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जिन्हें कहा जाता है लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, क्योंकि इन्हें जो पटेल की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो बारदौली सत्याग्रह इन्होंने किया था 1928 ईस्वी में। तो बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि धारण कराई थी। तो इनके पास जो कौन कौन से समिति थी? प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं, और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष भी कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा जाए जनजातीय समिति के इस टाइम अध्यक्ष कौन है आपके, तो आप क्या बोल रहे हो? जनजातीय जो समिति है उनके कौन है? अर्जुन मुंडा जी इस टाइम जनजातीय समिति के अध्यक्ष हैं। सही है।
संविधान सभा की जो अध्यक्ष समिति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या पद मिले देखो यहाँ पर। तो इसमें संघ समिति के अध्यक्ष बनाया गया इन्हें, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, और संघीय विधानसभा समिति के अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। संघ का मतलब है जो केंद्र शक्तियां हैं, केंद्र संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष के बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया। बी आर अम्बेडकर, इधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसका अध्यक्ष बनाया गया? तो प्रारूप समिति का आपसे पूछा जाता है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही है, इन्होंने 32 डिग्री हासिल की हैं और ये प्रथम भारतीय व्यक्ति ऐसे जिन्होंने पीएचडी यानी कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। सही है, नेक्स्ट देते हैं प्रारूप समिति। अब पढ़ेंगे हम कि प्रारूप समिति क्या थी। प्रारूप समिति जो गठन हुआ था प्रारूप समिति का, तो ये कब हुआ था आपका? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। पहला प्रारूप था, पहला प्रारूप का मतलब कि जो पहला प्रारूप की अध्यक्षता की गई वो फरवरी 1948 में प्रकाशित की गई। सेकंड, दूसरा प्रारूप समिति का पेश किया अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुई। अंतिम जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ वो 4 नवंबर 1948 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया। सही है, प्रारूप का मतलब ये था कि इसमें जो भी हेरफेर किया जा सकता था, भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें जो भी हेरफेर किया जा सकता था उसका प्रारूप इन्होंने तैयार किया कि भैया प्रारूप यहाँ देखो कि ये मान लिया कि यहाँ पर गलत हो गया, तो भाई ये जगह नहीं, ये काट के इसकी जगह ये होना चाहिए, तो ये उसको कहते थे प्रारूप। सही है, इसके सदस्य देखो, आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के कौन कौन अध्यक्ष नहीं थे। आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कौन अध्यक्ष थे, आपसे जाहिर होता है वो पूछेगा कि कौन अध्यक्ष नहीं थे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन थे, तभी तो आप बताओगे कौन नहीं थे। तो आप याद ये कर लो याद। तो देखो सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र। इसके बाद में जो बी एल मित्र के इसके बाद में फिर कौन जुड़ गए? ये जुड़े हैं एन माधव राव, यानी कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था बाद में बी एल मित्र ने, और इनके बाद में कौन आ गए थे? एन माधव राव आ गए थे। के बाद में डीपी खतान, और बाद में देखो डीपी खतान भी हट गए, तो बाद में डीपी खतान की जगह किसने कर ली? तो टीटी कृष्ण कर्मचारी ने इनकी क्या कर ली? सीट धारण कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, लेकिन आधुनिक मनु यानी कि आधुनिक व्यक्तियों के अनुसार क्या है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जबकि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का जो भारत का संविधान लिखा गया है, ये भारतीय संविधान किसने लिखा है, तब आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप तैयार किया था और संविधान नहीं लिखा था। तो जो प्रारूप लिखा था तो वो किसने लिखा? वो प्रेम बिहारी मिश्र ने, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी मिश्र ने, तो प्रेम बिहारी मिश्र मिलेगा आपको, तो उन्होंने क्या करा था? भारतीय संविधान लिखा था। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख जो ये शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, केवल इन्हें क्या जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी हमारी अक्टूबर 1946 को, इसमें किसको क्या पद मिला, यानी कि कौन सा विभाग मिला? तो ये जो मिलते हैं सारे कैबिनेट, यानी कि ये मान लो कि जो विभाग है ये कैबिनेट मंत्री स्तर का विभाग है सारा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं कि उसको पूरा विभाग का मालिक एक ही अध्यक्ष होता है उसका। तो मंत्रियां इधर और इधर है हमारे विभाग। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा मिला? विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय मंडल संबंधी मामले। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने सुना होगा, इनको क्या उपाधि मिली हुई है? इन्हें कहते हैं चाचा नेहरू। तो चाचा नेहरू क्या करते थे? भ्रमण करते थे, देशों विदेशों में घूमते थे। सही है, तो विदेशों के मामले इन पे दे दिए गए कि चाचा जी जाओ तुम घूमो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब भैया पटेल देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ में भाई ने पटेल दिया, यानी कि आपस में क्या हो गई? लड़ाई। अब पटेल दिया, और जब पटेल दिया तो क्या पहुंची? सूचना। अब सूचना पहुंची तो प्रसारण हुआ, काय में? अखबारों में प्रसारण हुआ। और युद्ध कहाँ हुआ था भैया? घर में युद्ध लड़ाई हुई, उसकी सूचना गई और वो प्रसारण अखबारों में बात फैल गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्रालय दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपके कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपका क्या तीसरा आता है? सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी यानी कि राजगोपालों पर कौन करेगा? जिसे शिक्षा प्राप्त कर रखी होगी।
सही है, कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो अनपढ़ होते हैं उनको गंवार समझते हैं बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है। तो सी राजगोपालचारी को मिला शिक्षा विभाग, लियाकत अली को मिला वित्त मंत्रालय, जोगेंद्रनाथ मंडल को मिला विधि अध्यक्ष। देखो मंडल विधि, मंडल का अर्थ भी विधि होता है और विधि का अर्थ भी मंडल होता है, तो मंडल विधि दोनों आपसे पता लगा लो कि जोगेंद्रनाथ मंडल को क्या मिला, विधि मंत्रालय, यानी कि विधि बनाने का अधिकार किसे था, जोगेंद्रनाथ मंडल को। अब्दुल रब निस्तार यानी कि अब्दुल रब निस्तर को क्या मिला, रेल मंत्रालय। क्लियर है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर CH भाभा को मिला है कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय। बलदेव सिंह को मिला रक्षा मंत्रालय, यानी जिसमें ज्यादा बल होगा वही तो किसी की रक्षा करेगा दूसरे की, तो बलदेव सिंह को मिला रक्षा मंत्रालय। और आई ये चुंगीकर, ये चुंदरीकर लिख रखा है इसमें, चुंगीकर भी आपको देखने को मिल जाता है किसी किसी में, तो आई चुंदरीकर को क्या मिला, वाणिज्य। अब देखो अब आई वाले XYZ क्या में मिलते हैं, सब जो बीज गणित होता है उसमें मिलते हैं, तो ये वाणिज्य में आई चुंगीकर, सही है। तो आपको ये मंत्रालय हो गया। अब इसके प्रकार अब देखेंगे हम जो महत्वपूर्ण घटना दे रखी है हमारे भारतीय संविधान पैट में, जो स्पेशल टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हम विशेषताओं को पढ़ेंगे, क्या विशेषताएं हैं इसकी प्रमुख। तो सबसे आपसे पूछा जाए, जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान किसका है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, प्रस्तावित है। प्रस्तावना क्या है इसमें देखो, यहाँ पर देख लो 395 उस टाइम जो थे 1935 के बाद चल रही है विशेषता की ये, अब 365 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुच्छेद, तो यह जो है यह इसमें संशोधन कर दो, ये जो है हमारा 395 है, ये 65 लिख रहा है, तो ये क्या है हमारे 395 अनुच्छेद है, वर्तमान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, तथा 105 संविधान संशोधन हुए हैं। अभी तक टोटल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो 105 संविधान संशोधन हुए हैं। नोट पॉइंट है, संविधान सभा में मूलतः 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, यानी कि ये पहली बात है कि जब एक कब की बात है, तो इसमें क्या हुआ, जो 8 अनुसूचियां थी इसमें 4 अनुसूचियां हुई और 4 अनुसूचियों को 12वां संविधान संशोधन हुआ और उन्हें जोड़ा गया। क्लियर है। तो ये बाद में जो हो जाएंगे जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। तो हम अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची किस टाइम कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो आपके आगे कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया। अब ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल या कुछ भी जोड़ा गया है, ये क्या है, विभिन्न स्रोतों द्वारा जोड़ा गया, यानी कि बहुत देशों से लिए गए हैं। नियमितता और अनियमितता का समन्वय है, यानी कि इसमें नियम और अनियम, यानी कि नियम के विरुद्ध क्या कहाँ कार्य हो सकते हैं और कहाँ नियम के विरुद्ध कार्य नहीं हो सकते, तो उसका उल्लेख भी इसमें किया गया है। बड़ी संख्या में एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी की गई है। आपसे पूछा जाए कि भारत की व्यवस्था कैसी है, तो वो एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव, यानी कि एक की ओर संघीय जो होता है, यानी कि केवल एक ही कार्य करेगी, कौन, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब है केंद्र सरकार, कि हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था भी है जिसपे कि सारे कार्य कौन करेगी, केंद्र सरकार भी कर सकती है। सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है, आप देखते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच संतुलन। संतुलन की संभूता यानी कि समानुभूतता और न्यायपालिका के बीच सर्वोच्चता के बीच क्या है, संतुलन। कि हमारी जो संसद है और सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, न्यायपालिका, इनके बीच मेंटेन करने के लिए आपस में कुछ बातचीत करके गए। यदि संसद को कुछ ऐसा लगता है कि हमसे ये नहीं हो रहा, तो उसका सपोर्ट कौन करेगी, न्यायपालिका, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो इनकी सहायता करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जरूरत है तो उनकी संसद उनको प्रोवाइड कराएगी कुछ उपदेश। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें शामिल है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार दिए गए हैं जो हमारा भारतीय संविधान में देखो इतनी बात चल रही है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा इसी में दी गई है। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार दिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारत में है। सही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में देखो एकल नागरिकता का प्रावधान भी है और दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी भारत में दिया गया है। तो उसके लिए विशेष कंडीशन होती है दोहरी नागरिकता के लिए।
वो आप आगे विशेष डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर है आपको? अब पढ़ लेते हैं हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं। अभी आपने पढ़ा था कि जो भारतीय संविधान है वो कैसा है, एकात्मक एवं संघीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो एकात्मक लक्षण यहाँ पढ़ोगे कि एकात्मक लक्षण क्या क्या थे। तो एक सशक्त केंद्र एवं एक सशक्त केंद्र यानी कि एक शक्तिशाली केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, भारत का लचीलापन। अब तो आपसे पूछेगा जो भारत का संविधान है कैसा है, वो एकल नागरिकता का प्रावधान है इसमें, और भारत का जो संविधान है वो कैसा है, उसमें लचीलापन भी है, एकीकृत न्यायपालिका भी शामिल है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यानी कि देखो न्यायपालिका और केंद्र है, राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है, अखिल भारतीय सेवाएं भी उपलब्ध है, आपातकालीन का प्रावधान इत्यादि भारत के संविधान में शामिल है। सही है। अब आता है संघात्मक लक्षण, यानी कि जो संज्ञात्मक लक्षण है वो क्या क्या है। तो इसमें द्वैध राज पद्धति, यानी कि द्वैध राज पद्धति, जैसे कि आपने पढ़ा होगा दोहरे शासन की व्यवस्था भी भारत में शामिल है। और जो भारत का संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन है, राज्यों और जो केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन भी क्या हुआ है भारत के संविधान में। संविधान की सर्वोच्चता भी है, यानी कि भारत को सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्चता का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है उनकी भी प्रावधान किया गया है। कठोर संविधान, भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है और सबसे लंबा भी है। स्वतंत्रता, न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायी पालिका भी शामिल है। क्लियर है? तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। अब एक नजर देखते हैं, क्या आप जानते हैं, अब आपके साथ खेलते हैं हम केबीसी, कौन बढ़ेगा करोड़पति। देखो कौन कौन बच्चे जानते हैं इनका आंसर। देखो, भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने का कारण क्या। आपको बताना है भारतीय संविधान को विस्तार करने के लिए जो बनाया गया जो कारण था वो क्या था। नंबर 1, भौगोलिक कारण क्या माना जाता है। देखो भौगोलिक कारण था भारत का विस्तार एवं विधिवत्ता, यानी कि विधि के अनुसार कार्य करना, भारत का विस्तार। नंबर 2 आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या आता है, देखो नंबर 2 ऐतिहासिक कारण है भारत शासन अधिनियम 1935 का विस्तृत होना। यानी मैंने आपसे पहले भी बताया था, जो पहले नेक्स्ट वीडियो देखी होंगी, कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो 1935 अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। सही है। तो जो तीसरा है हमारा जम्मू कश्मीर। देखो जो भारत का संविधान संशोधन था उसमें क्या था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में एकल प्रावधान धारिता का प्रावधान था। अब देखो ये जो नियम बनाया गया था ये 5 अगस्त 2019 को ये समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भारत जो देखते थे आप जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगी हुई थी, तो वो 5 अगस्त 2019 को वो धारा समाप्त कर दी गई। पहले ऐसा होता था कोई भी भारत का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके, क्योंकि भारत देखो जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, तब भी भारत के जो अदर स्टेट के जो व्यक्ति थे जम्मू कश्मीर में जाकर मतलब वहाँ पर जगह नहीं ले सकते थे, अपना रहन बसेरा नहीं कर सकते थे और वहाँ की महिलाओं से ब्याह भी नहीं कर सकते थे। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 से सब ये लागू हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर जमीन खरीद सकता है और वहाँ की महिलाओं से भी विवाह कर सकता है। तो आपको भी जाना है तो आप भी अब जा सकते हो। सही है बच्चों। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। सही है। नेक्स्ट देखेंगे। अब उधर देखते लेते हैं, ये तो हमारे कारण था। सही है, ये तो कारण हमारे। अब देखते हैं क्या आप जानते हो थोड़ा सा। अब देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह है सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य अवार्ड है। अवार्ड का मतलब है कि पुरस्कार। सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उन लेखकों को दिया जाता है जो देखो किसे किसे दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अंग्रेजी तथा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं आपसे पूछा है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं इन 22 भाषाओं के अंतर्गत ही उन्हें क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। देखो साहित्य अकादमी अवार्ड। अब देखो सेकंड अवार्ड है कौन सा आपका, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं के लेखकों को भी दिया जाता है। जबकि आपसे बात करी जाए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये अंग्रेजी को नहीं दिया जाता, यानी कि अंग्रेजी क्षेत्र में नहीं दिया जाता है,
और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा 2 ऐड है इसमें, यानी कि 22 तो ये हैं और 2 ये कितनी होगी मिलकर 24 भाषाओं के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, और जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 22 भाषाओं के क्षेत्र में। क्लियर है आपको? तो अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा। तो नेक्स्ट हमारा देखो बहुत ही मोस्ट होने वाला है आपका संविधान के स्रोत, यानी कि जो भारत में स्रोत लिए गए हैं बाहर से, उन स्रोतों को आप जानोगे कौन सा स्रोत कहां से लिया गया है आपका। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आप पढ़ोगे फिर से, तो 1935 मैंने कहा था कि जब भी आप भारत का संविधान पढ़ोगे बार बार आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सा अधिनियम की जरूरत पड़ेगी, 1945 के अधिनियम 35 के अधिनियम की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो देखो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल, उपबंध में प्रशासनिक विवरण, भारतीय संविधान, इस पर एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, इसका प्रभाव आपके भारतीय संविधान में कहां कहां देखने को मिलता है। तो जो संघीय तंत्र है यानी कि जो केंद्रीय शासन है उस पर देखने को मिलता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आता है, कार्य न्यायपालिका ये भी इसके अंतर्गत आती है, लोक सेवा आयोग जिसका गठन 1926 ईस्वी में किया गया था ये भी 1935 के अधिनियम आता है। और आपसे पूछा है कि लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के तहत बना था, तो वह था 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और जो इसके सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी वो 1926 ईस्वी में हुई थी। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं आपके। तो अमेरिकी संविधान से अब आपसे पूछा जाएगा, देखो अलग अलग देश से कुछ ना कुछ अवधारणा ले गई हैं, तो वह आप जानोगे कौन से देश से क्या चीज यानी कौन सा स्रोत लिए गए हैं। तो आप पढ़ोगे यूएस से, तो अमेरिका से आपने क्या क्या लिया है, उद्देशिका का विचार। देखो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से। आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, तब आपका आंसर क्या होगा, अमेरिका नहीं होगा, तब ऑस्ट्रेलिया होगा, कि ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने भारतीय संविधान उद्देशिका की प्रस्तावना, जबकि विचार लिया हमने अमेरिका से। न्याय पुनर्विलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यूएसए से। इसका मतलब ये होता है यदि कोई भी हमारे जैसे कि जज हैं, जज से यदि कोई फैसला गलत सुनाया गया तो उस पर क्या पुनः विचार कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए दोबारा भी बाध्य है सरकार कि भैया दोबारा कोर्ट में लाया जाए और उस पर दोबारा विचार किया जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति लिया गया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, सब यूएसए से लिया गया है। जबकि हालांकि हम यहाँ से देख लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायपालिका की प्रक्रिया, संसद, विशेषाधिकार, परामाधिकार और लेखा, जितने भी ये स्रोत हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। सही है। आयरलैंड से देखते हैं, आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सही है, ये कहाँ से लिए गए हैं आपके, तो आयरलैंड से ले गए हैं। ये 36 से 51 तक देखने को मिलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो कि आपको देखने को मिलती है अनुच्छेद 54 में, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। संविधान के कुछ सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से किया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कर्नाटक के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र के सशक्त संघ का मतलब है केंद्र में जो शक्ति होती है वो कहाँ से ली गई है, कर्नाटक के संविधान से ली गई है। केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो भी किस में ली गई है, कर्नाटक के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श, न्यायाधिकार, निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र एवं निहित होना वो किससे लिया गया, सब कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से देखेंगे तो आपातकालीन जो उपबंध है आपके, आपातकालीन किस अनुच्छेद, वो किस भाग में देखने को मिलते हैं, तो आपातकालीन जो आते हैं आपके अनुच्छेद 19 में, वो 20 में जो आते हैं आपातकालीन देखने को मिलते हैं, तो ये भी कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से। और आपातकालीन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आप याद रखोगे एक है आपकी अरब, तो आपात राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जो लगते हैं 352, 356, 360, तो आपात जर्मनी वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से, जिन्हें राष्ट्रपति लगाता है। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है,
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि के द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित किया जाएगा, वो प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान संशोधन से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की बैठक यानी कि जिसे कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषण आ जाए या प्रस्तावना आ जाए तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। जबकि आपसे पूछा जाए जो उद्देशिका का विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया था। व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तथा समवर्ती सूची, देखो समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का मतलब है कि जो राज्य और केंद्र सरकार का निर्णय लेगी वो किस पे लेगी, समवर्ती सूची। कि समवर्ती सूची राज्य सूची के अंतर्गत भी आती है और केंद्र सूची के अंतर्गत भी आती है। सही है। अब आता है सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ का मतलब है कि रूस, रशिया जिसे बोलते हैं ना, रशियन, तो उसी के संविधान से लिया गया है संविधान सभा। तो मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावन में न्याय, देखो जो आता है आपका कि आपसे पूछा है कि जो मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके किस देश से लिए गए हैं, तो आप बताओगे कि रूस से लिए गए यानी सोवियत संघ से लिए गए थे। प्रस्तावना का न्याय, यानी कि जो प्रस्तावना में जितने भी न्याय की बात है, देखो आपसे पूछा है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आपको 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसे आप आगे डिटेल से पढ़ोगे। सामाजिक, देखो 3 न्याय कौन कौन से थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को लिया गया है। सही है कि 3 न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किससे ली गई भैया, कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ के। अब फ्रांस के संविधान से देखो, गणनात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता में स्वतंत्रता। अब आपसे पूछे, देखो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा था बार बार कि समता और बंधुता के आदर्श किस संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तब आपका आंसर क्या होगा। यदि आपसे आता है समानता और बंधुता के जो आदर्श लिए गए हैं ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। सही है। आगे देखते हैं। अब आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान संशोधन से लिया गया है, संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है कि संविधान संशोधन में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है। अभी तक भारत की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किसे, 42वां संविधान संशोधन को। तो राज्यसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन किया जाता है, राज्यसभा का जितने भी निर्वाचन किया जाता है वो उसका जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब आप सब मैंने बताया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो इन अनुसूचियों को जानेंगे, इधर अनुसूचियां है उधर विषय हैं। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, राज्य तथा संघ क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि अनुसूचित सूची में 1 में है राज्य एवं संघ क्षेत्र में के नाम और उनकी सीमाओं में, यानी कि नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अनुसूची 2 में क्या गया है, वेतन भत्ते विशेष अधिकार राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा, विधान परिषद सदस्यों के सभापति और उपसभापति। सही है। तो इसमें वेतन भत्तों की बात की गई है। सही है आपको। लेकिन आपसे मैं बता दे जाए इसमें क्या है, वेतन भत्ते किस किस के होंगे वे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के, इतने सबके इनके वेतन भत्ते होंगे। वेतन भत्ते यदि आपने हमारी एक पहली वीडियो पढ़ी होगी उसमें देखा होगा, मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा आपको। राष्ट्रपति का 5 लाख होता है, राज्यपाल का आपका कितना होता है 3,80,000, लोकसभा का 4 लाख और राज्यसभा के सदस्यों का भी कितना होता है 4 लाख, अध्यक्ष का 4 लाख, उपाध्यक्ष का 2.5 लाख। तो इस प्रकार जो होते हैं इनके सबके अलग अलग वेतन होते हैं। तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान। देखो शपथ को ही बोलता है, यदि आपको शपथ लिखा हुआ नहीं मिलता तो आपको मिलेगा प्रतिज्ञान। संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, संसद के सदस्य, संसद, राज्यमंडल और निर्वाचन अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कैग, यानी कि कैग। तो सही है। यानी कि आपसे वो पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है इस टाइम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताओगे, तुषार मेहता। सही है।
महान्यायवादी, इसका मतलब है कि महान्यायवादी। क्लियर है आपको? तो इसमें देखो तो तीसरी अनुसूची है, इसमें किस किस का वर्णन नहीं है? जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य सबकी शपथ का वर्णन किसमें मिलता है? तीसरी अनुसूची में। जबकि देखा जाए जो राष्ट्रपति है उसकी जो शपथ का वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। क्लियर है आपको? तो इसमें राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उसका वर्णन अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता, तो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के स्थानों पर आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सीटों के अनुसार, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि जनसंख्या के आधार पर राज्य सीट की सभा होंगी उसमें। सही है, सीटों की अवधारणा की गई है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, यानी कि एससी और एसटी के जो प्रशासन में नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। एससी एसटी के बारे में बताया गया है कि इससे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। छठी अनुसूची के अंतर्गत एक शब्द आता है आपका, सही है, कि इसमें उपबंध बनाए गए, कुछ जो राज्य थे उनके लिए विशेष उपबंध बनाए गए, तो वो थे आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में उपबंध बनाए गए। सही है, सही है। तो यहाँ से कर लोगे, मातम से भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो मातम से 4 राज्य निकल कर आ जाते हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। सातवें अनुसूची के अंतर्गत, सातवें अनुसूची में देखो, सातवें अनुसूची को क्या कहा गया? राज्यों और केंद्र शक्तियों के बीच विभाजन बताया गया है सातवें अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। देखो ये अनुसूची के अंतर्गत आती हैं सूचियां 3। तो कौन कौन सूची आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में इस टाइम 42 विषय हैं। सही है आपको? तो ये आप डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि संघ सूची में कितने विषय, तो आप बता दोगे झट से कि 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। राज्य सूची में कितने हैं? तो 61 विषय हैं। आपसे पूछा जाएगा जैसे कि स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? अब स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत भी आता है और केंद्र सरकार के भी, तो आप बता दोगे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आप बताओगे शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा है कि वन किस सूची के अंतर्गत आता है? जो वन है ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप वन क्या होगा? यह आपका केंद्र सूची के अंतर्गत आती है कि जितने भी वन होते हैं इस पर रोक लगेगी या कुछ कटान होगा तो वो किसका हक होता है? वो सही केंद्र सरकार का हक होता है। क्लियर है? 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे हम। तो 8वीं अनुसूची को अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जबकि आपने पहले पढ़ी थी कितनी है? 16 भाषाएं, 14 भाषाएं पढ़ी थी पहले, 14 भाषाएं। अब टोटल कितनी है? 22 भाषाएं। 1935 का जब अधिनियम था उसमें 22 भाषाएं थी, लेकिन भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सही है, तो इनमें अनुच्छेद हुए और भाषाएं जोड़ी गई, जो कि हम अभी आगे दिखा देंगे आपको। नवी अनुसूची में क्या होता है? देखो, नवी जब अनुसूची जोड़ी गई, ये भारत संविधान में जो पहला था, मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां होती थी। अब भैया कुछ मूल चीज में यदि तुम परिवर्तन करोगे तो पहले उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित करोगे, तब उसके बाद में नियम बनेगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और तब वो नियम फॉलो होगा। तो उसी कंडीशन में नवी अनुसूची के लिए क्या हुआ? पहली बार संविधान संशोधन हुआ, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। 1951 ईस्वी में किया गया, इसके न्याय में समीक्षा के दायरे के बाहर रहकर। हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मूल अधिकार के उल्लेख वाले विषयों की समीक्षा की जा सकती है। इसका मतलब यह था कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वो नवी अनुसूची के अंतर्गत ही रखा गया था। 10वीं अनुसूची कब हुई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया। आपसे पूछेगा दल बदल किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10 विषय में 10 से 10 और 10 से दल बदल। तो दल बदल जो देखने मिलता है वो आपके 10वीं अनुसूची मिलता है। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में एक संशोधन हुआ, जिसके द्वारा दल बदल को 10वीं अनुसूची के जोड़ा गया। दल बदल का मतलब यह है, लोकसभा जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा के लोग लोकसभा में आ सकते हैं और लोकसभा के सदस्य राज्यसभा में भी जा सकते हैं। उसके लिए उनके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, उसके लिए वे बाध्य हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिट है। 11वीं अनुसूची क्या है? वह पंचायती राज व्यवस्था। तो पूछा जाएगी पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत मिलती है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत
इसके लिए संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो कि पारित हुआ 93 में, यानी कि 92 में और 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, और जो वो मतलब बन के तैयार हुआ 92 में और पारित हुआ 93 ईस्वी में। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें आपके 29 विषय। 12वीं अनुसूची देखो जस्ट इससे एक साल इसमें बढ़ा दो, इधर 11 में एक जोड़ा 12 और इधर 73 में एक जोड़ा 74। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, ये भी 1992 में हुआ, और जो पारित हुआ 1993 ईस्वी में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है, यानी कि तो वो कब मनाया जाता है आपका, तो 24 अप्रैल को आपको प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हो आप। तो सही है, 74वां संविधान संशोधन 92 में बनाया और पारित जो है वो 93 में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो आप बता दोगे 18 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। नोट पर मूलतः संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी, यानी कि जो मूल संविधान था भारत का पहला उसमें केवल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ये कब की बात है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था भारत, 26 नवंबर 1950 को जब पूर्णतः लागू हुआ था संविधान, तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। क्योंकि देखो 51 में नवी अनुसूची जोड़ी। भारत का जो संविधान मूल संविधान था वो पारित कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। सही है, तो संविधान सभा द्वारा प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन सी, देखो यह भाषा कौन कौन सी है, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये कितनी भाषाएं हैं, ये आपकी 22 भाषाएं हैं। दोबारा देख लो, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये कितनी भाषाएं हो गई आपकी टोटल मिलके 22 भाषाएं। तो आपकी जो सिंधी समिति जोड़ी गई, यानी कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, वो 67 में 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी है, तो सिंधी समिति। आपसे पूछा जाएगा कि 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी है आपकी, तो उसके लिए सिंधी समिति सिंधी भाषा जोड़ी गई है। उसके लिए 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया। अब उसके बाद में जो 3 भाषा जोड़ी गई हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि नमक से याद कर लोगे आप, तो नमक, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको 3 भाषा जोड़े गई। इसके लिए कौन सा आया, 71वां संविधान। देखो 21 और 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में अधिनियम आया। इसके अनुसार कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर कहा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब, 2003 में। तो 92वें संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन सी थी, बोडो, बोडो एमएस, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी, ये टोटल भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक आपका इतना हो चुका है कि हमने कितनी भाषा जोड़ी। और आप इसी चैनल को जो देखने के लिए जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो भारतीय संविधान, यानी कि किस प्रकार से जो आपका मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो जो आपका हम नेक्स्ट क्लास लाने वाले हैं वो लाएंगे आपके लिए हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्लास लाने वाले हैं बच्चों। तो जुड़े रहिए हमारे सेशन से, और आपको कमेंट बॉक्स में बताएं आपको सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और आप चाहते हो कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम, इसका जो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, तो आप टेलीग्राम से जाकर ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। कि टेलीग्राम पे जो आपको देखने को मिलेगा वो जो हमारा चैनल का नाम है @exam day, यानी कि @exam day 78 के नाम से ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आपकी जो पीडीएफ है ये बिल्कुल एकदम फ्री चल रही है। किसी प्रकार से आपको कोई भी निःशुल्क नहीं लिया जा रहा, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, केवल निःशुल्क दिया जा रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।